अरुंधति रॉय का पहला उपन्यास और आते ही 1997 में, मतलब सीधा प्रतिष्ठित बुकर प्राइज। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, पहला ही नॉवेल और इतना बड़ा सम्मान। और कहते हैं ये काफी हद तक केरल की पृष्ठभूमि पर आधारित एक तरह से अर्ध आत्मकथात्मक रचना है, जो इसकी कहानी को शायद और भी परतें देती है। वो केरल वाला एंगल तो है ही इसमें। तो आज हम इसी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास एक सिहावलोकन लेख है जो इसके अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालता है। हाँ। और हमारा मकसद है, देखिए, इसी लेख के जरिए उपन्यास के जो मुख्य विषय हैं, इसकी जो बहुत ही खास लेखन शैली है और इसका साहित्यिक महत्व, उसे समझना। सही। ये सिर्फ किताब के बारे में जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि भाई ये इतनी खास क्यों मानी जाती है। ये कहानी है जुड़वां भाई बहन एस्था और राहेल की। उनके बचपन में एक ऐसी दुखद घटना घटती है जो ना सिर्फ उनके बचपन को छीन लेती है, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल देती है। एक त्रासदी। हाँ, लेकिन ये कहानी सीधी सीधी नहीं चलती। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी कथा संरचना बिल्कुल अलग है। वक्त आगे पीछे होता रहता है, यादें और हकीकत जैसे घुल मिल जाती हैं। हाँ, वो नॉन लीनियर वाला मामला। बिल्कुल। पाठक को खुद ही इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनानी पड़ती है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े मुद्दों की जिन्हें ये उपन्यास उठाता है। इसमें सबसे शक्तिशाली शायद जाति और सामाजिक भेदभाव का मुद्दा है। खास तौर पर जुड़वा बच्चों की माँ अम्मू और वेलुथा के बीच का वो निषिद्ध प्रेम। हाँ, वो तो कहानी का केंद्र है एक तरह से। वेलुथा, जो कि एक अछूत माने जाने वाले समुदाय से है, उसके साथ अम्मू का रिश्ता उस वक्त के सामाजिक नियमों को सीधी और कहना चाहिए खतरनाक चुनौती देता है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है ना, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण दिखाता है कि रॉय इस रिश्ते का इस्तेमाल कैसे करती हैं। ये सिर्फ दो व्यक्तियों की कहानी नहीं रह जाती, ये पूरे सामाजिक ढांचे पर एक जबरदस्त टिप्पणी बन जाती है। अम्मू और वेलुथा का प्यार उन क्रूर अमानवीय नियमों को उजागर करता है जो तय करते हैं कि कौन किससे प्यार कर सकता है और कौन नहीं। ये दिखाता है कि कैसे समाज अपनी बनाई दीवारों को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवीय भावनाओं तक को कुचलने से नहीं हिचकिचाता। सही। ये कहानी पाठक को असहज करती है, सोचने पर मजबूर करती है कि भाई ये नियम कितने खोखले और अन्यायपूर्ण हैं। और सिर्फ जाति ही नहीं, परिवार और रिश्तों की उलझने भी कहानी के केंद्र में है। ऐसा लगता है जैसे हर किरदार अपने अंदर कोई बोझ लिए चल रहा है। टूटी हुई शादियां, अधूरे सपने। हाँ, वो दबे हुए सपने। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला दर्द। क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत कहानियां हैं या इनका भी समाज से कोई लेना देना है? यह दिलचस्प बात यह है कि ये पारिवारिक गतिशीलता भी देखा जाए तो व्यापक सामाजिक दबाव का ही एक छोटा रूप है। अच्छा। विश्लेषण इस और इशारा करता है कि किरदारों के निजी जीवन में जो तनाव, जो दुख दिखाई देता है, वो अक्सर बाहर की दुनिया, समाज की उम्मीदें, उसके पाखंड, उसकी नैतिकता का ही प्रतिबिंब होता है। बेबी कोच्चम्मा का किरदार उदाहरण के लिए कैसे सामाजिक प्रतिष्ठा और नियमों के बोझ तले अपनी इच्छाओं को दबा देती हैं, या अम्मू का अपनी शादी में फंसा हुआ महसूस करना, ये सब दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत जीवन भी सामाजिक शक्तियों से अछूता नहीं रहता। उनके दबे हुए सपने सिर्फ उनके नहीं, बल्कि उस माहौल के हैं जिसमें वो जीने को मजबूर है। इसके साथ ही राजनीति और उपनिवेशवाद का असर भी पृष्ठभूमि में लगातार महसूस होता है। केरल की स्थानीय राजनीति, कम्युनिस्ट आंदोलन की आहट, हाँ वो भी है, और अंग्रेजी राज का समाज पर छोड़ा गया प्रभाव, ये सब भी कहानी का हिस्सा है। ये कैसे जुड़ते हैं मुख्य कहानी से? ये बहुत सूक्ष्म तरीके से बुने गए हैं। कहानी सीधे सीधे राजनीतिक नारेबाजी नहीं करती, लेकिन विश्लेषण बताता है कि कैसे राजनीतिक माहौल किरदारों के जीवन और उनके फैसलों को प्रभावित करता है। अच्छा। कम्युनिस्ट आंदोलन का जिक्र वेलुथा जैसे पात्रों के जीवन में उम्मीद की एक किरण और साथ ही खतरे का संकेत भी देता है। उपनिवेशवाद का असर भाषा में, सामाजिक व्यवहार में और किरदारों की मानसिकता में झलकता है, जैसे अंग्रेजी संस्कृति को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति। वो एंग्लोफाइल वाला मामला। हाँ, कुछ वैसा ही। ये सब मिलकर उस जटिल सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को बनाते हैं जिसमें ये व्यक्तिगत त्रासदियां घटित होती हैं। और फिर आता है वो अनोखा कॉन्सेप्ट, छोटी चीजें बनाम बड़ी चीजें। बच्चों की नजर से देखी गई दुनिया की छोटी छोटी बातें, तितलियां पकड़ना, नदी में खेलना, वो सीक्रेट भाषा में बात करना। हाँ, वो बच्चों की अपनी दुनिया। और दूसरी तरफ है समाज की बड़ी चीजें, कानून, नियम, राजनीति, इतिहास,
उपन्यास इन दोनों के बीच के तनाव को कैसे दिखाता है? और ये छोटी चीजें बनाम बड़ी चीजों का विरोधाभास सिर्फ एक थीम नहीं, ये पूरी किताब को समझने की चाबी है, कह सकते हैं। अच्छा। स्रोत दिखाता है कि रॉय का असली कमाल ये बताने में है कि इतिहास और समाज की बड़ी बड़ी बातें, राजनीति, कानून, क्रांति, असल में लोगों की छोटी छोटी खुशियों, डर और प्यार को कैसे कुचलती या अनदेखा करती हैं। उपन्यास दिखाता है कि बच्चों की दुनिया की ये छोटी चीजें, जिन्हें बड़े लोग अक्सर महत्वहीन समझते हैं, असल में ज्यादा सच्ची, ज्यादा मानवीय होती हैं। और जब बड़ी चीजों की दुनिया इन छोटी चीजों की दुनिया से टकराती है तो त्रासदी होती है। बिल्कुल। वेलुथा के साथ जो होता है, या एस्था और राहेल का बचपन जिस तरह बिखरता है, वो इसी टकराव का नतीजा है। ये नजरिया ही इस किताब को इतना मार्मिक और असरदार बनाता है। ये तो हुई विषयों की बात। अब आते हैं उस चीज पर जो इस उपन्यास को शायद सबसे ज्यादा अलग बनाती है, इसकी लेखन शैली। कहा जाता है कि रॉय की भाषा बहुत काव्यात्मक है, लगभग जादुई सी। हाँ, भाषा तो कमाल की है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। विश्लेषण बताता है कि काव्यात्मकता सिर्फ भाषा की सजावट नहीं है, ये कहानी कहने का एक तरीका है। तरीका? कैसे? मतलब भाषा सिर्फ कहानी नहीं बताती, वो खुद एक अनुभव बन जाती है। स्रोत इशारा करता है कि वाक्य छोटे हो सकते हैं, लयबद्ध हो सकते हैं, या आम बोलचाल के नियमों को तोड़ सकते हैं। ठीक वैसे जैसे बच्चों की सोच या गहरी भावनाएं सीधी रेखा में नहीं चलती। अच्छा। शब्दों को तोड़ा मड़ोड़ा जाता है, नए अर्थ दिए जाते हैं, खासकर जब बच्चों के नजरिए से दुनिया को देखा जाता है। ये भाषा पाठक को किरदारों के अंदरूनी संसार में ले जाती है, उनकी भावनाओं को महसूस कराती है, न कि सिर्फ उनके बारे में बताती है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती। ये गैर रेखीय शैली, जहां कहानी टुकड़ों में सामने आती है, अतीत और वर्तमान के बीच कूदती रहती है, ये पाठक के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है, और क्या इसका कोई गहरा मतलब है? चुनौतीपूर्ण तो ये है, इसमें कोई शक नहीं। पाठक को काफी ध्यान लगाकर पढ़ना पड़ता है, घटनाओं की कड़ियों को खुद जोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये शैली सिर्फ एक प्रयोग नहीं है। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि ये गैर रेखीय दृष्टिकोण असल में स्मृति और आघात यानी ट्रॉमा के काम करने के तरीके को दर्शाता है। अच्छा, मेमोरी और ट्रॉमा? हाँ, खासकर दर्दनाक यादें सीधी रेखा में नहीं आती। वो अचानक कौंधती हैं, वर्तमान को भेदती हैं, टुकड़ों में सामने आती हैं। उपन्यास की संरचना इसी बिखराव और जुड़ाव को पकड़ती है। तो ये पाठक को भी वही महसूस कराता है? बिल्कुल, ये पाठक को स्था और राहेल के मानसिक और भावनात्मक सफर का हिस्सा बनाती है। उन्हें महसूस कराती है कि अतीत कैसे कभी पूरी तरह बीतता नहीं बल्कि हमेशा साथ चलता है। और प्रतीकों का भी बहुत इस्तेमाल है, ऐसा सुना है। जैसे मीनाचल नदी का बार बार जिक्र आता है। क्या ये सिर्फ सेटिंग का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं, नदी यहाँ एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। विश्लेषण के अनुसार ये जीवन की तरह है, लगातार बहती हुई, बदलती हुई, कभी शांत तो कभी विनाशकारी। ये सीमाओं का भी प्रतीक है, सामाजिक सीमाएं, नैतिक सीमाएं, जिन्हें पार करने की कोशिश की जाती है और जिसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। और फैक्ट्री वगैरह? हाँ, इसी तरह पुरानी अचार की फैक्ट्री, तितलियां, कीड़े मकोड़े, मौसम, ये सब कहानी में सिर्फ सजावट नहीं है बल्कि गहरे अर्थ लिए हुए हैं और मुख्य विषयों को और मजबूत करते हैं। ये पाठक को सतह के नीचे देखने और गहरे मतलब निकालने के लिए उकसाते हैं एक तरह से। तो ये शैली काफी अनोखी है और जैसा आपने कहा, पाठक से काफी कुछ मांगती भी है। शायद इसी वजह से, जैसा स्रोत बताता है, कुछ लोग इसे बेहद पसंद करते हैं तो कुछ को मुश्किल लगती है। हाँ, ये तो है। इसके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या बताए गए हैं सिंहावलोकन में? हाँ, विश्लेषण इन दोनों पहलुओं पर बात करता है। मजबूत पक्षों की बात करें तो सबसे पहले इसकी जबरदस्त भावनात्मक गहराई का जिक्र आता है। प्रेम, दर्द, मासूमियत का खो जाना, गुस्सा, डर, ये सारी भावनाएं पाठक बहुत तीव्रता से महसूस करता है। रॉय किरदारों के अंदरूनी उथल पुथल को पकड़ने में कामयाब रहती हैं। और किरदार एस्था, रेहल, अम्मू, वेलुथा, बेबी कुचम्मा, ये नाम आसानी से भुलाए नहीं जाते। बिल्कुल, ये किरदार बहुत जीवंत और यादगार हैं। उनमें अच्छाइयां भी हैं, कमजोरियां भी। वो जटिल हैं, असली इंसानों की तरह लगते हैं। पाठक उनसे जुड़ाव महसूस करता है, भले ही उनके कामों से सहमत ना हो।
ये उपन्यास की एक बड़ी ताकत है। केरल की पृष्ठभूमि का चित्रण भी लाजवाब बताया गया है। प्रकृति, मौसम, सामाजिक माहौल, सब कुछ बहुत सजीव लगता है। हाँ, जगह का चित्रण इतना ताकतवर है कि केरल खुद एक किरदार बन जाता है। बारिश, नदी, हरियाली, ये सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं है, ये कहानी के मूड और भावनाओं को दर्शाते हैं। साथ ही सामाजिक ताने बाने, उसके रिवाज, उसके पाखंड का चित्रण बहुत बारीक और कह सकते हैं बेबाक है। और निसंदेह विषयों का साहस, जाति, लिंग, सत्ता, सामाजिक पाखंड जैसे मुद्दों पर इतनी बेबाकी से लिखना, खासकर अपने पहले उपन्यास में, ये भी इसकी एक बड़ी खूबी मानी जाती है। बिल्कुल। और साहित्यिक सौंदर्य तो है ही, भाषा और शैली इसे खास बनाते हैं। दूसरी तरफ विश्लेषण कुछ ऐसी चीजों का भी जिक्र करता है जो कुछ पाठकों के लिए चुनौती बन सकती हैं, जिन्हें कमजोरी भी कहा जा सकता है शायद। सबसे पहले तो वही जटिल संरचना। हाँ, वो नॉन लीनियर वाला। हाँ, गैर रेखीय कथा और कहानी के टुकड़ों को जोड़ने की जरूरत कुछ पाठकों को, खासकर जो सीधी सादी कहानी पसंद करते हैं, उलझा सकती है या थका सकती है। और भाषा के बारे में क्या काव्यात्मकता कभी ज्यादा हो जाती है, ऐसा लगता है? ऐसा माना जाता है। विश्लेषण कहता है कि कुछ जगहों पर भाषा इतनी सघन, अलंकृत और आत्मकेंद्रित सी हो जाती है कि वो कहानी के प्रवाह में बाधा डाल सकती है या बोझिल लग सकती है। अच्छा। पाठक को शायद लगे कि शैली कथानक पर हावी हो रही है। और गति, क्या कहानी की रफ्तार भी एक मुद्दा है? हाँ, धीमी गति का भी जिक्र है। उपन्यास में विवरण बहुत लंबे और सूक्ष्म हैं। ये माहौल बनाने और छोटी चीजों पर ध्यान दिलाने के लिए जरूरी हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से कहानी कई बार बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई महसूस होती है। फिर अचानक कोई चौंकाने वाली तेज घटना घट जाती है। ये रफ्तार का उतार चढ़ाव हर किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन क्या ये सचमुच कमजोरियां हैं, या फिर ये वही चीजें हैं जो इस किताब को वो बनाती हैं जो वो है? मतलब ये एक पैकेज डील है? ये एक बहुत अहम सवाल है और विश्लेषण भी इसी तरफ इशारा करता है। जिन्हें हम कमजोरियां कह रहे हैं, जटिल संरचना, अत्यधिक काव्यात्मकता, धीमी गति, वे असल में रॉय के सचेत शैलीगत चुनाव हैं। ये उपन्यास की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। जटिल संरचना शायद यादों और आघात की प्रकृति को दर्शाने का सबसे ईमानदार तरीका थी। काव्यात्मकता शायद उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जरूरी थी जिन्हें सीधी भाषा में कहना मुश्किल होता। सही। और धीमी गति शायद उन छोटी चीजों को महत्व देने के लिए जरूरी थी जिन्हें बड़ी चीजें नजरअंदाज कर देती हैं। तो हाँ, ये उपन्यास पाठक से धैर्य और गहराई से जुड़ने की मांग करता है, जैसा स्रोत कहता है। ये शायद कमजोरियां नहीं बल्कि इस किताब के अनूठेपन और उसकी महत्वाकांक्षा का सबूत है। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रभाव और महत्व की। बुकर प्राइज जीतना तो एक बड़ा मील का पत्थर था ही, जिसने भारतीय अंग्रेजी लेखन को दुनिया के नक्शे पर और मजबूती से स्थापित किया। बिल्कुल, और इसका असर सिर्फ साहित्यिक पुरस्कारों तक सीमित नहीं रहा। इस विश्लेषण के अनुसार उपन्यास ने भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी हलचल मचाई। अच्छा। इसने जाति और लैंगिकता, सेक्सुअलिटी जैसे बेहद संवेदनशील और अक्सर अनदेखे किए जाने वाले मुद्दों पर एक जरूरी और कई बार असहाय बहस छेड़ दी। जिस तरह इसने स्थापित सामाजिक नियमों और पाखंड पर सवाल उठाए, उसने कई लोगों को चौंकाया भी और सोचने पर मजबूर भी किया। और इसने अरुंधति रॉय को भी सिर्फ एक लेखिका से कहीं ज्यादा बना दिया है ना? हाँ, ये उपन्यास उनके एक मुखर सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणीकार के रूप में उभरने का भी एक अहम पड़ाव बना। इसके बाद से उनकी पहचान सिर्फ एक कथाकार की नहीं रही, बल्कि एक ऐसी आवाज की बन गई जो सत्ता और अन्याय के खिलाफ बोलती है। उनकी लेखनी और उनकी सक्रियता अक्सर साथ साथ चलती दिखाई देती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि कैसे एक काल्पनिक कहानी, किरदारों और घटनाओं का जाल असल दुनिया के इतने गहरे और विवादित मुद्दों से जुड़कर उन पर ऐसी बहस पैदा कर सकता है। ये साहित्य की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। विश्लेषण यही दिखाता है कि कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन जिन सच्चाइयों को वो छूती है, जातिगत भेदभाव का दर्द, सामाजिक नियमों का दबाव, सत्ता का दुरुपयोग, व्यक्तिगत सपनों का कुचला जाना, वे बहुत वास्तविक और सार्वभौमिक हैं। हाँ, यूनिवर्सल। हाँ, रॉय ने इन सच्चाइयों को इतनी शक्तिशाली और भावनात्मक तरीके से पेश किया कि पाठक उनसे नजरें नहीं चुरा सका। कहानी पाठक को सिर्फ मनोरंजन नहीं देती, उसे झंझोड़ती है, उसे दुनिया को अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। इसीलिए ये सिर्फ एक किताब न रहकर एक सांस्कृतिक घटना बन गई। तो इसका क्या मतलब है? अगर हम सब कुछ समेटें
तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक आसान उपन्यास नहीं है। ये जटिल है, कई परतों वाला है, भावनात्मक रूप से तीव्र है। हाँ, इंटेंस है। लेकिन जो पाठक इसमें उतरने को तैयार है, उसे ये एक गहरा और अविस्मरणीय साहित्यिक अनुभव देता है। ये अपनी अनूठी शैली के जरिए जीवन की उन सच्चाइयों को उजागर करता है जिन्हें हम अक्सर देखना नहीं चाहते। और वो जो केंद्रीय तनाव है, मासूम छोटी चीजों की दुनिया और क्रूर बड़ी चीजों की दुनिया के बीच का, वो पढ़ने के बाद भी लंबे समय तक साथ रह जाता है। बिल्कुल। और स्रोत का निष्कर्ष भी यही कहता है कि भले ही ये पढ़ना हमेशा आसान ना हो, ये निस्संदेह आधुनिक साहित्य का एक कालजयी शाहकार है, एक मॉडर्न क्लासिक। सही। इसकी खासियत और स्थायी प्रासंगिकता इसी बात में है कि ये कैसे उन दो दुनियाओं, छोटी चीजों यानी व्यक्तिगत भावनाएं, रिश्ते, रोजमर्रा के अनुभव और बड़ी चीजों यानी सामाजिक नियम, इतिहास, राजनीति के बीच के तनाव, टकराव और कभी-कभी अनजाने में होने वाले विलय को पकड़ता है। जैसा कि विश्लेषण की अंतिम पंक्तियों में कहा गया है, ये विरोध जीवन की असलियत को मार्मिक ढंग से दर्शाता है। वाह! ये सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी का एक टुकड़ा लगता है और यहीं से एक विचार उठता है जिस पर श्रोता शायद अपने आप में सोच सकते हैं। ये विश्लेषण इस बात पर बहुत जोर देता है कि उपन्यास छोटी चीजों और बड़ी चीजों के बीच के टकराव को दिखाता है। हाँ। तो सवाल ये है कि अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जानबूझकर उन छोटी चीजों, अपनी भावनाओं, अपने रिश्तों, अपने आसपास की दुनिया के सूक्ष्म विवरणों पर ज्यादा गहराई से ध्यान देना शुरू करें, तो क्या ये उन बड़ी चीजों, राजनीति, सामाजिक मुद्दे, वैश्विक घटनाएं के प्रति हमारे नजरिए को, हमारी समझ को या शायद हमारी प्रतिक्रिया को बदल सकता है, जो अक्सर हमारी सोच और बातचीत पर हावी रहती हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या छोटी चीजों में गहराई से उतरकर बड़ी चीजों को बेहतर समझा जा सकता है? ये एक सवाल है जो ये उपन्यास हमारे लिए छोड़ जाता है।